हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 आपको अपलोड कर दिया। इस जगह पे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से उस वाले वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। साथ में इन सभी का पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड करके आंसर राइटिंग को अच्छे से लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग का प्रश्न उत्तर। तो आप सभी बने रहो, प्रश्न उत्तर को अच्छे से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझ नहीं पाओगे तो आंसर आपको याद नहीं रह पाएगा। और ये तो आप लोग जानते ही हो कि एसएसटी जो चीज़ होता है उसको समझने की बात है, इसको अच्छा से देखने की बात है। अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे, सिर्फ रट्टा मारोगे तो आज याद कल भूल जाओगे। तो इसलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और साथ में इसका आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। तो आप सभी इन सभी चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट में यहाँ से पूछा गया है कि आप संसाधन के रूप में, देखिए यहाँ से संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हमने उत्तर में क्या लिखा है कि मानव, श्रमिक, प्रबंधक एवं उद्यमी के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं में भाग लेता है। स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल लोग किसी देश के मूल्यवान संपदा होते हैं। मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है, और दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। तो हमने यहाँ पे यह समझा कि संसाधन के रूप में मानव क्या है, तो एक श्रमिक है, एक प्रबंधक है और एक उद्यमी भी है। यानी मानव के द्वारा कोई भी जो संसाधन है वह उसका उपयोग, यानी संसाधन तो खुद से अपना कार्य तो नहीं कर सकता है। जैसे कहने का मतलब, अगर यहाँ पे पेट्रोल है तो अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो ये पेट्रोल तो अपने से तो आया नहीं, इसको क्या किया गया मानव के द्वारा, यानी जिसके पास माइंड था, ब्रेन था, उनके अनुसार इसको पेट्रोल के रूप में परिवर्तन किया गया। तो ये क्या हुआ, मानव। और ये मानव करने वाला हुआ, और मानव ऐसे चीज को संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको समझना बहुत जरूरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां से बताने हैं, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। यानी मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से कैसे भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। और साथ में और भी संसाधन है, उनसे भी मानव भिन्न है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में क्या लिखा गया है कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से निम्न तरीकों से भिन्न है। तो कौन कौन से तरीके हैं, या ये हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कहा गया है कि मानव संसाधन उत्पादन का एक जीवित, क्रियाशील तथा भावुक संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, मानव जो है ना वह क्या है, उत्पादन का एक जीता जागता एक मूर्ति है, या कह सकते हो जीता जागता एक इंसान है, जिसके माध्यम से हम लोग उत्पादन करते हैं। साथ में जबकि जो भूमि और भौतिक पूंजी एक निर्जीव संसाधन है, जो अगर हम लोग भूमि की बात करें तो ये खुद से तो अन्न नहीं उपजा सकती है ना, ये खुद से तो अंदर से मतलब कोयला नहीं निकाल सकती, खुद से तो ये अंदर से खनिज नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तो माइंड नहीं है। ठीक है ना। और भौतिक पूंजी की बात करें तो ये भी निर्जीव है, जो वह खुद से अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता। मानव भूमि और भौतिक पूंजी दोनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और अपने सुविधा अनुसार उपयोग करता है। जो मानव है ना, इन दोनों पर अपना अधिकार जमाता है, और अधिकार जमाने के बाद उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल का जो उपयोग कर रहे हैं, डीजल का, या और भी प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों के पास ब्रेन है तब ना, अगर वही चीज अगर जानवरों को कह दिया जाए कि तुम बालू को यूज करो, तुम खनिज को यूज करो, कर पाएगा वो? नहीं ना। तो यही चीज मानव संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो उत्तर में लिखा गया है, मानव संसाधन के निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव संसाधन किसी भी देश की जनसंख्या को दर्शाती है।
यह उस देश के निवासियों की कुशलता, उत्पादकता, कौशल और दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। मानव को जब अधिक शिक्षित और प्रशिक्षित कर उसे मानसिक तौर पर अधिक विकसित कर दिया जाता है, तब वह मानव से मानव पूंजी में बदल जाता है। बहुत शिक्षा लोगों के व्यवहार और आचरण को आधुनिक बनाता है। तो शिक्षा क्यों जरूरी हुआ? शिक्षा इसलिए जरूरी हुआ ताकि उनके अंदर कार्य करने की जो कुशलता है वो अच्छा से हो सके, उसको दूरदर्शिता यानी वो उसके परिणामों को भी वो जान सके कि आगे क्या होगा। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे और भी लिखा गया था कि जो तेज आर्थिक विकास की आवश्यक है, शिक्षा स्वास्थ्य मानवीय पूंजी का निर्माण करती है, जिससे मानव में चुनौती वाले कार्यों को संभालने की क्षमता विकसित होती है। तो ये सारे चीज हम लोग शिक्षा से रिलेटेड देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस यहाँ पे कहा है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। अब अभी से पहले हम लोगों ने बात करा था शिक्षा का, लेकिन अब यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड आ गया। तो देखिए उत्तर में लिखा गया है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण तत्व स्वास्थ्य है, यानी हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो कौन सा है? स्वास्थ्य है। यदि व्यक्ति शिक्षित और प्रशिक्षित है लेकिन वो बीमार रहता है तो वह किसी भी प्रकार के उत्पादन के कार्य में वो शामिल नहीं हो सकेगा। उसकी उत्पादन और कार्य क्षमता शून्य होगी। एक पुरानी कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, यानी कहने का मतलब अगर अभी आपको बुखार लगा हो और अभी आपको कोई पढ़ने के लिए बोले, तो क्या आपके दिमाग में पढ़ाई की बात घुसेगी? नहीं ना। तो वही चीज कहा गया है कि जो स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का उसमें विकास होगा, और अतः मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से हमने स्वास्थ्य की भूमिका को यहाँ पे बता दिया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में कहा है यहां से, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। फिर से यहाँ पे वही चीज कहा, कामयाब जीवन में, यानी अपने लाइफ में क्या सही होता है। देख लेते हैं उत्तर में। देखो क्या कहता है, उत्तर में कहता है किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन के लिए स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वास्थ्य मानव को सक्रिय, शक्तिशाली एवं कार्यकुशलता बनाता है। जब स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा तभी आपको सक्रिय बनाएगा, यानी आपको एक्टिव, साथ में ताकतवर बनाएगा और कार्य करने की क्षमता को भी लाएगा, जिससे वह किसी प्रकार के उत्पादन क्रिया एवं कार्य को भली भांति कर पाता है। यदि व्यक्ति बीमार रहेगा तो कार्य करने में अक्षम रहेगा। एक स्वस्थ मानव के अंदर ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और संवारने की क्षमता होती है। अतः व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब एक स्वस्थ मनुष्य ही रहेगा जो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेगा और उसको अच्छे से संवार सकेगा। लेकिन अगर अस्वस्थ है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कहने का मतलब अगर कोई बेड पे पड़ा हुआ हो और वह अपना फ्यूचर देखता हो कि हमारा जो फ्यूचर है वैसे, मतलब बहुत आनंददायक फ्यूचर समझ पाता हो, तो क्या ये संभव है? नहीं ना। यहाँ पे क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उत्तर में। सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। आज तक जो भी हम लोग आर्थिक क्रिया पढ़े हैं उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि सीधे तौर पर प्रकृति, यानी जो प्राकृतिक नेचर से जुड़ी हुई जो क्रियाकलाप होती है उसी को हम लोग प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे कृषि, ये भी प्रकृति से, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी जो चीज है ना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे चीज जो प्रकृति से जुड़ी हुई है तो वैसे चीज को हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। चलते हैं इसके और पार्ट नंबर 2 पे, यानी द्वितीयक क्षेत्र को। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या कहा है, सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण कार्य शामिल होता है, जैसे कल कारखाने, ईंट भट्ठा, आटा चक्की इत्यादि।
तृतीय क्षेत्र की बात करें, इसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं, और इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मदद करता है, यानी इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए यह हेल्प करता है, उसी को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे परिवहन के माध्यम से आप इन सभी कल कारखानों को, या मत्स्य पालन हो, या कृषि हो, या जो भी पालन हो, मुर्गी पालन वगैरह जो भी हो, इन सभी चीज़ों को आप परिवहन के माध्यम से कर सकते हैं। साथ में आपको बैंक लोन दे, फिर उसके बाद संचार का माध्यम भी इन चीजों को आगे बढ़ाता है। तो यहां से हमने इसका उत्तर देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो उत्तर में देख पाएंगे, मानव द्वारा किए जा रहे क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वैसे क्रियाकलाप को कहा जाता है जो जीविका चलाने के लिए तथा आर्थिक उद्देश्यों से की जाती है, उससे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वे ज्यादातर उत्पादन, विनिमय, वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से संबंधित होती हैं। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। चलते हैं अब हम लोग देखते हैं गैर आर्थिक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे आर्थिक में बता दिया था कि एग्जाम्पल में जैसे वकील हो गए, शिक्षक, ड्राइवर, मजदूर, किसान, व्यवसायिक क्षेत्र में लगे लोग। ध्यान रहे इन क्रियाओं का जो मूल्यांकन होता है वह मुद्रा के रूप में होता है, यानी इसमें पैसा से रिलेटेड होता है, उसी को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और जो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है, और जिनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता है उन्हें हम लोग गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये जो क्रियाएं होती हैं वे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकती हैं। जैसे माँ द्वारा घर में खाना बनाना, पर्व त्योहारों में चंदा इकट्ठा करना, अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई करना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाओं को हम लोग गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ से इसको आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं, यानी जो महिलाएं होती हैं उनको कम वेतन में क्यों कार्य करने के लिए रखा जाता है, या क्यों उनको कम वेतन में उनको काम उनसे करवाया जाता है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि आमतौर पर महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम मजदूरी प्राप्त होती है। क्यों होती है? तो फर्स्ट में महिलाएं शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं। जो महिलाएं होती हैं ना वो शारीरिक रूप से, यानी शारीरिक कहने का मतलब उनके शरीर से, अब भावात्मक कहने का मतलब उनके पास कोई भी कार्य को करने का भाव नहीं होता है, यानी उनको मालूम नहीं होता है। सेकंड में हमने यहाँ पे लिखा है कि सामान्यतः जो महिलाएं होती है वे शिक्षा और तकनीकी रूप में पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई होती हैं। और ऐसा क्यों शिक्षा में होती हैं? क्योंकि हम लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम लोग उनको अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं, और इसी कारण से जो महिलाएं होती हैं वो कम वेतन पर यानी निम्न वेतन पर भी कार्य कर लेती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड में जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, देखिए थर्ड में हमने यहाँ पे लिखा है कि जो महिलाएं होती हैं ना वो खतरनाक कार्यों को करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जैसे खतरनाक कार्य करने का मतलब अगर 1000 फीट ऊपर चढ़ना हो, ठीक है ना, 1000 फीट ऊपर चढ़ना हो तो सभी महिलाएं यहाँ पे सभी महिलाएं ये काम नहीं कर पाएंगी। तो यही रीजन है कि सभी को नहीं करने के कारण एक के चलते सबों को वेतन यहाँ पे कम, न्यूनतम यानी कम उनको दिया जाता है। साथ में महिलाओं के कार्यों पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा होता है, यानी हम लोग कहते हैं कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। तो ये सभी जो समाज का प्रतिबंध है ये भी महिलाओं के साथ उनके वेतन में या कह सकते हैं उनकी भागीदारी को कम करता है। साथ में महिलाएं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती हैं। अधिकतर महिलाएं दिन के समय ही कार्य कर सकती हैं, रात के समय वे कार्य नहीं कर सकती हैं। तो इन सभी रीजन से, ये सभी जो कारण है ना, इनके कारण महिलाओं का जो वेतन है वो पुरुषों के अपेक्षा कम होता है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बेरोजगारी शब्द से आप कैसे व्याख्या करेंगे। जो बेरोजगारी शब्द है कि आप कैसे व्याख्या करोगे, तो हमने उत्तर में लिखा है कि बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं
जब कुशल व्यक्ति कहने का मतलब शिक्षित हो, उसके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, फिर भी जो प्रचलित दरों पर कार्य करने को इच्छुक होता है, यानी जो उसको वेतन दिया जाता है, जैसे मान लो कि अगर 2000 रुपये है और इस पर भी वह काम करने के लिए रेडी है, परंतु उस पर भी उसे कार्य नहीं मिलता, तो ऐसे स्थिति को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है और अभी कोई भी मजदूर को 5000 रुपया पर भी वो काम करने के लिए तैयार है और फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी। तो आप इसको समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? आइए देख लेते हैं कि क्या अंतर है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में। उत्तर में हमने लिखा है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में निम्न अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी देख लेते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में कहा जाता है कि जहां आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और ये प्रोजेक्ट में 10 लोगों की जरूरत है और यहाँ पे 15 लोग लगे, ठीक है ना, तो ऐसे जो यहाँ पे 5 लोग जो फालतू लगे, तो 5 लोग का वेतन कहाँ से आएगा? इन्हीं सभी में से ना कम किया जाएगा। तो ऐसे जो बेरोजगारी होंगे ना, वैसे चीज को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। सामान्यतः ऐसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? कृषि क्षेत्र में। जैसे 5 मजदूर यहाँ पे धान रोपने के लिए चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे गांव वाले क्या करते हैं? 2 बढ़ करके आ जाएंगे, यानी 7 आ जाएंगे। तो ये 7 को आप क्या करोगे? 7 को क्या करोगे? उन्हीं सभी में से काम दोगे ना। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ऐसे चीज को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रच्छन्न। अब चलिए हम लोग मौसमी बेरोजगारी देख लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी उस स्थिति को हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे जो मौसमी है वह स्थिति को हम लोग कहते हैं जिसमें श्रमिक या व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीने काम नहीं मिलते, यानी कुछ ही समय उन्हें काम मिलता है। तो ऐसे जो बेरोजगारी है, वैसे चीज को हम लोग मौसमी बेरोजगारी करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप पूरा पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर लेना और इसको अपने से खुद से आंसर राइटिंग कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे कहा है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? तो हमने उत्तर में लिखा है कि जो शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है, यानी शहरी क्षेत्र में आपको शिक्षित बेरोजगारी एक आम चीज मिल गया है, यानी शहर के क्षेत्र में आपको बेरोजगारी मिलेगा, और वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बेरोजगारी ज्यादातर होता है, क्योंकि मैट्रिक, स्नातक और स्नाकोत्तर, मैट्रिक तो आप लोग समझ रहे हैं, इंटर भी आप लोग समझ रहे हैं, और यहाँ पे स्नातक कहने का मतलब बीए और स्नाकोत्तर के मतलब यहाँ पे हो जाता है एमए, ठीक है ना। हम सिंपल यहाँ पे सभी में आर्ट्स लिए हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एमए जो धारी जो इनके पास डिग्री है ना, ऐसे युवा जो है उनको रोजगार चाहिए, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। और एक अध्ययन में हम यह बताएं कि जो मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नाकोत्तर का जो युवक हैं, उनके पास जो बेरोजगारी है ना, इन सबसे ज्यादा बढ़ा है, इन सबसे ज्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अब बताओ स्नाकोत्तर जो करेगा उसका इस करीब 20 से 25 के करीब रहेगा, और इस स्थिति में बहुत से जो विद्यार्थी उनका मैरिज भी हो जाता है, और इस कंडीशन में उनके परिवार को चलाना बहुत बड़ा, उसके सामने एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाता है, और इस कंडीशन में वो बेरोजगारी का सामना कर लेता है। और ऐसे भी हम लोग बात करें तो देश में 80,000 से अधिक डिप्लोमा का मतलब डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट बेरोजगार हैं, 25,000 से अधिक इंजीनियर किए हुए लोग बेरोजगार हैं, 35 लाख से अधिक मतलब बीए और एमए करके, यानी उनके पास डिग्री है फिर भी उन्हें जॉब नहीं है, 40 लाख से अधिक ऐसे हैं जो मैं इंटर का एग्जाम दे करके बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, और 1 करोड़ से अधिक इंटर या मैट्रिक कह सकते हो, मैट्रिक कह सकते हो, मैट्रिक पास युवक रोजगार के लिए हमेशा बाट जो रहे हैं, यानी वो सोच रहे हैं कि हमको कब रोजगार मिल जाए, हमें कब मतलब बेरोजगारी हमारे ऊपर से हट जाए। और वैसे भी हम लोग बात करें तो जो फरवरी 2020 है ना, उनके अनुसार अगर हम लोग बेरोजगारी देखें तो 7.78% था। ये रिपोर्ट है 2020 का। सोचो अब 2021 आने वाला है, इसका भी रिपोर्ट आपको मिला होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? हमने उत्तर में लिखा है कि हमारे विचार में भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भूमि की अपनी सीमाएं होती है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि उद्योग को अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम सरलता से आपूर्ति नहीं कर सकते। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है जिसे उचित शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कौशल के जरिए श्रम शक्ति का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार के मानव संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही अधिक मांग है। मानव संसाधन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस प्रकार भारत में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। यानी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ें या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ज्ञान अर्जित करें और सेवा दें तो हमारा जो भारत देश है वहाँ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हाँ, हम बिल्कुल उपाय सुझा सकते हैं। तो क्या क्या उपाय सुझा सकते हैं? तो उनको किताबी ज्ञान नहीं दिया जाए, उनको किताबी ज्ञान से बेहतर होगा कि उनको तकनीकी ज्ञान दिया जाए। हम लोग किताबी ज्ञान ज़्यादा अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तकनीकी ज्ञान होने चाहिए। यहाँ पे उपभोक्ता की जगह उन्हें उत्पादकता के प्रति शिक्षा देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हम लोग जो अभी से पहले का अभी भी हम लोग मेड इन चाइना, सोचो मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं या नहीं, प्रोडक्ट लेते हैं ना। तो यही चीज को अगर मेड इन इंडिया, ठीक है ना, मेड इन इंडिया, ठीक है, अगर इस चीज में इसको कन्वर्ट क्या कर दिया जाए तो क्या हमारे यहाँ रोजगार बढ़ सकता है या नहीं? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास है। वो उस तरीके के वहाँ पे आइटम, उस तरीके का वो सामान वहाँ पे बना देता है। लेकिन हमारे पास क्या है, किताबी ज्ञान है, हम लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस चीज में अगर बदला जाए तो बेरोजगारी की समस्या दूर किया जा सकता है। सिर्फ डिग्रीधारी नहीं बनने चाहिए, उन्हें जिस क्षेत्र में पढ़ाई की है उनमें उनको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर होटल मैनेजमेंट किया है, ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट किया है और उसको अगर चाय बनाना नहीं है, अगर उसको टी बनाना नहीं है, अब बताओ कौन से काम का यहाँ पे उसने किया, कौन से काम का होटल मैनेजमेंट किया? कोई नहीं फायदा हुआ। अगर हमने बीसीए करा, ठीक है, और हमें कंप्यूटर का कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, तो हमने कौन से काम का करा? कोई से काम नहीं करा। तो इन सारे चीजों को अगर अच्छे से कराया जाए तो बेरोजगारी की जो समस्या है ना, उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा है, क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुत ज्यादा में अवसर आया? तो हाँ, हम कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जिनके पास शुरुआत में कोई रोजगार का अवसर नहीं था, परंतु कई अवसर पैदा हुए। इस काल्पनिक, यहाँ पे हमने किसी खास गांव का नाम नहीं लिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ काल्पनिक नाम लिया है। यहाँ पे कोई भी गांव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे काल्पनिक गांव के लोगों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। वहाँ शिक्षित लोगों को अध्यापन के कार्यों में लगाया जा सकता है। यानी जब शिक्षित लोग होंगे तो उनको पढ़ाने लिखाने में भी कार्य लगा सकते हो। जैसे कहने का मतलब, अगर हमने सिलाई के बारे में अच्छा से पढ़ा है तो हम यहाँ पे सिलाई सेंटर खोल देंगे भैया। अगर सिलाई सेंटर खोल देंगे तो हमारे पास एक तो रोजगार आ जाएगा ना, आएगा या नहीं? देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यानी वहाँ पे हम लोग लड़कियों को पढ़ा सकते हैं, लड़कों को पढ़ा सकते हैं। साथ में दर्जी का काम भी वहाँ पे प्रारंभ कर देंगे, हम किसी का कपड़ा सिलने का भी काम कर देंगे। साथ में गांव के लड़के को कृषि इंजीनियर बनाएंगे, उसको फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का तरीका बता सकते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि हुई होगी और इस विपन्न और अधिशेष की बिक्री से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो गए। ये सभी कार्य मानव संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के बाद प्राप्त किए गए। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? कौन से पूंजी को? भूमि को मानते हैं, श्रम को मानते हैं, भौतिक पूंजी को या मानव पूंजी को?
तो हम यहाँ पे मानव पूंजी को सबसे उत्तम पूंजी मानेंगे, क्योंकि मानव पूंजी ही इन सभी पर अपना अधिकार या इन सभी को अपने में समेट सकता है। क्योंकि ये जो सभी पूंजी है वो, जैसे भूमि की बात कर ले तो ये अस्थाई है, जिसे हम लोग बढ़ा नहीं सकते हो। श्रम की भी एक सीमा होती है, उसको भी हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। भौतिक पूंजी मानव द्वारा निर्मित की जाती है, जो भौतिक पूंजी है हम लोगों के द्वारा ही उसको बनाया जाता है। पूंजी को अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसे भी एक निश्चित सीमा के पश्चात नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि मानव पूंजी को किसी भी सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे कहने का मतलब, अगर हम मानव हैं तो हमारे माइंड को बहुत दूर तक बढ़ाया जा सकता है, इतना दूर तक कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे अभी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ क्षण के बाद यहाँ पे हम और भी कोई काम कर सकते हैं, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, यानी हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते। लेकिन ये सारे चीज यहाँ पे बैठ सकते हैं, यानी अस्थायी रूप से जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। अब बताओ, ये भूमि मान लो इतना है, तो इसको हम, रबड़ तो नहीं है ना, इसको आप तो खींच कर पढ़ाओगे नहीं ना। तो ये सारे पूंजी मानव पूंजी से भिन्न है, या मानव पूंजी इन सभी पूंजियों से अच्छा है, और इसका प्रतिफल कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो यहीं तक आज हम लोगों का सेशन रहा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का मेरा मजाक, कमेंट सेक्शन में कमेंट